Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You are watching Daily Current Analysis covering 30th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. रिसेंटली उत्तराखंड में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. We'll understand about it. We'll see क्या issues हैं, what are the arguments in the favor of it. We'll analyze the entire issue related to Uniform Civil Code. After that, we'll talk about Open Network for Digital Commerce. Indian economy point of view से ये important है. Recently, Commerce and Industry Ministry ने इस pilot phase को launch किया है. It's a network, open network for digital commerce. इसे हम समझेंगे. देन रिसेंटली RBI's एनुअल रिपोर्ट 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड एंड इस रिपोर्ट के अंदर हमारे जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, इन्हें लेकर कुछ कंसर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं. कुछ इंडियन इकोनॉमी की जो हाइलाइट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस्ड हैं. तो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से RBI की जो एनुअल रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट 2021, this becomes important. Then we'll talk about the People's Biodiversity Register. तो इंडिया में एक पहला ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे People's Biodiversity Register डिटेल आउट किया गया है. We will understand, first of all we'll know कि वो कौन सा सिटी है जिसने ऐसा किया है, and then we'll understand what is this People's Biodiversity Register. And then finally there's a नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़. ये भी रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस फैसिलिटी ऑल अबाउट, वी विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. So Uniform Civil Code is again in news because recently उत्तराखंड के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है. This committee is formed for the effective implementation of Uniform Civil Code. उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है. तो बेसिकली उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए जो पर्सनल मैटर्स हैं, उन्हें लेकर जो भी रेलेवेंट लॉज हैं, कमेटी उन लॉज को चेक करेगी एंड अल्टीमेटली कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे टू द प्रेजेंट लॉ. एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके अंदर जो प्रेजेंट लॉज वहाँ पे हैं जो कि पर्सनल मैटर को से डील करते हैं व्हेन इट कम्स टू द पीपल हु आर लिविंग इन उत्तराखंड. तो उन पर्सनल लॉज को लेकर जो कुछ अमेंडमेंट्स उस रिपोर्ट में दी जाएंगी. एंड बेसिकली ओवरऑल एम इस कमेटी का यही है कि उत्तराखंड के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्टेब्लिश हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके. तो अब यहाँ से हमें सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये पता होना चाहिए. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कुछ सेट ऑफ लॉज हैं जो कि हमारे पर्सनल मैटर को गवर्न करते हैं. आर पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन फॉर ऑल द सिटीजन्स. तो इनको लेकर, इन पर्सनल मैटर्स को लेकर जो लॉज अगर बनते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब वहाँ पे रिलीजन का कोई रोल नहीं आता. सो देयर विल बी दीज कॉमन सेट ऑफ लॉज जो कि उत्तराखंड के या फिर किसी भी, अगर हम बात करें सिटीजन्स की जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको लेकर अगर हमारे पास कॉमन सेट ऑफ लॉज आते हैं तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. यहाँ पे रिलीजन को लेकर, क्योंकि अगर आप देखें इश्यूज़ लाइक मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजन के ऊपर बेस्ड हमारे पास लॉज होते हैं. लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अगर एक कॉमन सेट ऑफ लॉ आता है जो कि हमारे पर्सनल मैटर से डील करता है तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो आप याद रखेंगे दैट इज़ आर्टिकल 44. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक रेफरेंस देता है. इट सेज दैट द स्टेट शेल एंडेवर to secure for all the citizens a uniform civil code
throughout the territory of India कि इंडिया के अंदर there should be uniform civil code for the citizens. हालांकि जो आर्टिकल 44 है, दिस इज़ इन द चैप्टर विच डील्स विद DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देयरफॉर दिस इज़ एडवाइजरी इन नेचर. तो जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल 44 एक DPSP है, दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कुछ गोल्स दिए गए हैं कि हमारे नेशन को इन सब की तरफ मूव करना चाहिए, वी शुड स्ट्राइव टू अचीव दिस. लेकिन याद रखिएगा कि जो DPSPs हैं दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, एंड जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें यहाँ पे नहीं मिलती है. सो वन कांट अप्रोच द कोर्ट टू डिमांड यूनिफॉर्म सिविल कोड. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि कोर्ट्स इसके ऊपर लेकर इस ओपिनियन के ऊपर कुछ अपना स्टैंड नहीं दे सकते. हाउएवर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें यहाँ से नहीं मिलती है, ये एडवाइजरी है. बट स्टिल याद रखिएगा कि आर्टिकल 44 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट डील्स विद, इट गिव्स द रेफरेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय सेइंग दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ना यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें वो आर्ग्यूमेंट्स जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फेवर करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर हमारे पास एक कॉमन कोड आ जाएगा तो इससे हमारे जितने भी सिविल प्रिंसिपल्स हैं इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एंड थ्रू आउट द नेशन वो सिविल प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे. तो एक तो इससे हमारे पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी. लेकिन अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन सेम लॉ को फॉलो करेगी तो इससे इवन हमारे पास जो पीस ऑफ लिविंग आ सकता है और जो राइट्स होते हैं वो रिड्यूस हो सकता है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करते ही एक तो इन टर्म्स ऑफ सिविल प्रिंसिपल्स हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एंड यहाँ से जो राइट्स होते हैं, जो डिस्कॉर्ड होता है वो भी रिड्यूस होगा. सो इट विल प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड इट विल रिड्यूस द डिस्कॉर्ड. This is one argument which is in the favor of uniform civil code. Secondly, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलरिज्म से रिलेट करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन होती है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर फैब्रिक है, दैट वी आर अ सेकुलर कंट्री, वो यहाँ पे प्रमोट होता है. क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग सिविल राइट्स या फिर सिविल लॉज डिटरमाइन नहीं होंगे, सबके लिए सेम सिविल लॉ रहेगा. तो सेकुलरिज्म का जो फैब्रिक है हमारे नेशन का वो यहाँ पे स्ट्रेंथन अप होगा, और साथ ही में जो विमेन राइट्स हैं उन्हें भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, बिकॉज जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ से एंड होगी. जो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. सो इट कुड ब्रिंग ऑल द कम्युनिटीज़ टुगेदर टू इंश्योर दैट द विमेन और साथ ही में बाकी सब कम्युनिटीज़ दे हैव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड कंट्रोल ओवर देयर लाइफ एज वेल एज द बॉडी. तो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, विमेन राइट को प्रमोट करता है. इसी के साथ साथ जो अनजस्ट कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो यहाँ पे एंड हो जाएंगे. अगर हमारे पास एक रैशनल, कॉमन और यूनिफाइड लॉ आता है तो इसके साथ जो इविल या अनजस्ट या जो इरैशनल कस्टम्स हैं वो इरेडिकेट हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर प्रेवलेंट हैं. वो सभी इविल एंड अनजस्ट कस्टम से विल बी इरेडिकेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट लॉ आता है, सो इट माइट हैव बीन अ कस्टम इन द पास्ट, बट इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया दिस कस्टम कैन नॉट बी जस्टिफाइड व्हेन इट कम्स टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग. तो जो अनजस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं वो इसकी हेल्प से एंड हो सकते हैं. एंड देन यूनिफॉर्म सिविल कोड विल मेक इट ईजी टू एडमिनिस्टर द ह्यूज पॉपुलेशन बेस ऑफ इंडिया. ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पॉपुलेशन के ऊपर एक सिविल यूनिफॉर्म सिविल लॉ लग रहा है, तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ईजी होगी. एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, so not all Muslim communities they were demanding separate laws. There were even few Muslim committees like Khojas and Kuchi Memons who did not want to submit to the separate Muslim personal law. और यहाँ पे अगर हम ग्लोबल सिनेरियो भी देखें तो बहुत सारे एडवांस्ड कंट्रीज़ में, एडवांस्ड मुस्लिम कंट्रीज़ में
मिनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट पर्सनल लॉज नहीं हैं। टर्की, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ में कोई भी माइनॉरिटीज़ के लिए उनके अलग पर्सनल लॉज नहीं हैं, एंड मैनी कंट्रीज़ दे हैव कॉमन सिविल कोड. बट देन देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स विच आर अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. जैसे कि अगर हम देखें हमारी इंडियन सोसाइटी, तो हमारी इंडियन सोसाइटी की जो यूनिक आइडेंटिटी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इट्स डाइवर्स एंड मल्टी कल्चरल नेचर. और अगर ये यूनिफाइड लॉज आते हैं तो इससे जो ये यूनिक नेचर है हमारे नेशन का, ये डाइवर्सिटी, ये मल्टीकल्चरलिज्म, वो हैम्पर हो सकता है. दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. अच्छा, इसे फंडामेंटल राइट से भी रिलेट किया जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो इससे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. कौन सा राइट? आर्टिकल 25. तो आर्टिकल 25 वायलेट होगा तो जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं दे ऑल्सो अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड कि भाई यू आर इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस अफेयर्स एंड दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अल्टीमेटली ये भी कहा जाता है कि इससे कम्युनल अनरेस्ट और डेवलप हो सकता है क्योंकि दिस वुड बी ए टायरनी टू द माइनॉरिटी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से कंट्री के अंदर एक अनरेस्ट की सिचुएशन आ सकती है. यहाँ पे इवन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने ये स्टेट किया है कि इस तरह के लॉज जो कि मैरिजेस और इनहेरिटेंस से जो रिलेट करते हैं दे आर पार्ट ऑफ रिलीजियस इंजंक्शंस फॉर एजेस. कि मैरिज, इनहेरिटेंस, ये वाले जो पर्सनल लॉज हैं ये रिलीजन के एम्बिट में आते हैं. तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए. व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स विच are in the favor of uniform civil code, what are the arguments which are against the uniform civil code. Now इसके अलावा अगर हम जो सिविल कोड को लेकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे शेड्यूल 7 पता होना चाहिए. तो वो सभी मैटर्स जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हैं दे आर प्रेजेंट इन द आइटम 5 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. हमारा जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंदर जहाँ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंट है. सो दिस पार्ट बेसिकली डिमार्केट्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट. तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा इफ़ वी टॉक अबाउट द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, तो the issues like marriage, maintenance, dower, divorce, inheritance, all of these come under the purview of religion. इस एक्ट के अंदर आते हैं. And many of these, they also find their place in the concurrent list. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें ओरिजिनली डॉटर्स को इनहेरिटेंस राइट नहीं दिया जाता था एंड दे कुड ओनली आस्क फॉर अ राइट टू सस्टेनेंस फ्रॉम अ जॉइंट हिंदू फैमिली. बट दिस डिस्पैरिटी वॉज रिमूव्ड. 2005 में अमेंडमेंट की गई थी. हिंदू कोड बिल, द पर्पस ऑफ दिस बिल वॉज टू रिफॉर्म द हिंदू लॉज जिसके अंदर डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया, पॉलीगैमी को अपोज किया गया, डॉटर्स को इनहेरिटेंस का राइट दिया गया. हाउएवर देयर वाज इंटेंस ऑपोजिशन टू द कोड, लेकिन इन 4 डिफरेंट लॉज के डायल्यूटेड वर्जन्स को पास किया गया. एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar वॉज द वन हु ड्राफ्टेड the Hindu Code Bill. So, what is the way forward? तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं वो अपने आप में डाइवर्सिटी को विजुलाइज करते हैं एंड दे हैव ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस. यूनिफॉर्म लॉ देखें काफ़ी डिज़ायरेबल है, लेकिन जैसे कि अभी हम इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है वो देख रहे हैं, इट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को हेस्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता. ग्रेजुअल चेंज की ज़रूरत है. वैसे भी डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस आने चाहिए. सो व्हाट कैन बी ब्रॉट अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? सिर्फ वही एलिमेंट्स, सिर्फ वही कस्टम्स, वही ट्रेडिशंस यूनिफाइड लॉ के अंदर लेकर आने चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल्स के साथ इनजस्टिस होता है.
because we agree that there are some good and equitable provisions in our personal laws and उनको incorporate करना चाहिए. जो अच्छी ट्रेडिशंस हैं, जो अच्छे कस्टम्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. दे आर द पार्ट ऑफ आवर इंडिजीनियस कल्चर एंड अल्टीमेटली दिस विल हेल्प टू स्ट्रेंथन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कि सिर्फ वो चीज़ें जो कि इनजस्टिस कर रही हैं उनको लेकर यूनिफाइड लॉ लेकर आइए, लेकिन जो अच्छे कस्टम्स हैं, अच्छे ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको प्रिजर्व कीजिए. यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसे प्रमोट कीजिए. यहाँ पे इवन लॉ कमीशन की अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ने भी पर्सनल लॉज की कोडिफिकेशन ही सजेस्ट की है. अगर पर्सनल लॉज की कोडिफिकेशन हो जाएगी तो एक सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आ जाएंगे एंड that will prioritize equity rather than the imposition of uniform civil code. तो इस तरह के जो कंटेंशियस इश्यूज हैं लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको रिजॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले सबको एक कॉमन कंसेंसस पे आना पड़ेगा एंड देन ग्रेजुअली द चेंज कैन हैपन. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है. जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. It is about open network for digital commerce. तो रिसेंटली कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक पायलट फेज के अंदर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च करना है. तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. अच्छा जी, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से मिनिस्ट्री का है. सो दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सबसे पहले. एंड देन नंदन नीलकेनी एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया गया है सो दैट जो भी स्टेप्स चाहिए जिसके थ्रू जो हमारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इसको एक डिज़ाइन दिया जा सके, इसकी अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके, उसे लेकर ये काउंसिल भी, एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप की गई है. बट सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो याद रखिएगा कि ये एक नेटवर्क बेस्ड ओपन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो हमारा लोकल कॉमर्स है उसे एनेबल किया जाएगा अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, जैसे कि मोबिलिटी, ग्रॉसरी, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल और भी बाकी जो डिस्कवर किए जा सकते हैं, सबको एक नेटवर्क एनेबल्ड एप्लीकेशन में डाला जाएगा. कहने का मतलब क्या है? अब नाम देखो आप, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो ये एक नेटवर्क बेस है जिसके अंदर एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी हमारे लोकल कॉमर्स हैं, ऑल ऑफ फ्रॉम द डिफरेंट सेगमेंट्स, दे कैन बी एंगेज्ड इनटू दिस नेटवर्क एनेबल्ड एप्लीकेशन. तो गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को प्रमोट किया है ताकि एक ओपन प्लेटफॉर्म हमारे पास क्रिएट हो सके एंड इस ओपन प्लेटफॉर्म में जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू वो एक्सचेंज हो सके. तो बायर और सेलर के बीच में ये जो नेटवर्क है ये एक मिडिल इंटरफेस के जैसे एक्ट करेगा. दिस विल प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक मिडिल इंटरफेस के जैसे जो हमारा ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होगा एंड ये बायर और सप्लायर के बीच में एक मिडिल इंटरफेस के जैसे एक्ट करेगा. इसका एम क्या है? नाउ विद दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जो डिजिटल मोनोपोलीज हैं वो कर्ब होंगी. इससे जो हमारे MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको एक हेल्प मिलेगा, उनको एक बूस्ट मिलेगा कि उन सबको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. एंड दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फिलहाल 5 सिटीज़ में लॉन्च किया जाएगा: दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर. टारगेट अभी तक जितने भी बिग प्लेयर्स हैं वही ई-कॉमर्स का फ़ायदा ले पा रहे हैं एंड द स्मॉल बिजनेसेस दे आर स्टिल आउट ऑफ इट.
तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, इससे जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको भी डिजिटल नेटवर्किंग का एक जो ई कॉमर्स है उसका डोर यहाँ पे ओपन होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ हैं, इसे लेकर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव किया है एज अ प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट कंपनी। And then the number of companies will be established. They are already integrated with the open network for digital commerce. Now इसके अगर हम और फीचर्स देखें तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके लिए एक UPI होगा, UPI ऑफ ई कॉमर्स। डिजिटल हम पेमेंट्स करते हैं, सिमिलरली ई कॉमर्स के लिए ONDC एक UPI के जैसे एक्ट करेगा, जिसके अंदर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो डेमोक्रेटाइज किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल देगा टू द ओपन नेटवर्क। इस प्लेटफॉर्म को IT एक्ट 2000 के साथ कंप्लाइन किया जाएगा एंड अलॉन्ग विद द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ONGC के अंदर जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो डिजिटली विजिबल होंगे। दे कैन ट्रांजैक्ट थ्रू द ओपन नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्लेटफॉर्म और द एप्लीकेशन दे आर यूजिंग। इससे जो मर्चेंट्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगी दैट नाउ दे कैन ब्रेक द सिलोज इंस्टेड ऑफ फ्रॉम अ सिंगल नेटवर्क ऑफ टू ड्राइव द इनोवेशन एंड स्केल। नाउ दे विल हैव अ ग्रेटर सेगमेंट्स जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड दिस विल ट्रांसफॉर्म ऑल द बिजनेसेस फ्रॉम रिटेल गुड्स, फूड टू मोबिलिटी। सब ही सेगमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। और ये जो न्यू फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, इससे ओपन नेटवर्क को प्रमोट किया जाएगा टू डेवलप ऑन अ ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी। यहाँ पे पूरा एक वैल्यू चेन जो है उसे डिजिटाइज किया जाएगा, ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स होंगे वहाँ पे एंड इससे जितने भी सप्लायर्स हैं सबकी इंक्लूजन की जाएगी एंड लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे एनहांस किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है? सी, टू मेक अ प्रोसेस और सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, इसका मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी या फिर जो कोड उस प्रोसेस के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, इट विल बी मेड फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। हर कोई वहाँ पे जो कोड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हर किसी को दी जाएगी फॉर देयर यूज़, फॉर दे कैन फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन मॉडिफाई इट। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जब हम iOS की बात करते हैं तो जो एक ऑपरेटिव सिस्टम है, लेकिन ये एक क्लोज सोर्स है। आप इसको लीगली मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम है। तो इससे जितने भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे सैमसंग हो, नोकिया हो, शाओमी हो, they can use Android and they can modify this according to their own hardware. तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म जो बनेगा ONDC, इसे ओपन नेटवर्क रखा जाएगा, ओपन सोर्स के ऊपर ये बेस्ड होगा। बट देन देयर आर सम इश्यूज विद द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जैसे कि पहला इशू आता है इन टर्म्स ऑफ द यूजेबिलिटी। नाउ जो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, दे ईजी टू यूज़ and many programs they are created to meet the need of the developer without considering the usability. तो इससे क्या होता है कि जो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू यूज़, बिकॉज देर आर वो लोग जो कि उतने टेक्निकली सेवी नहीं हैं, उनके लिए खासकर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर कुछ गलत हो जाए, इफ समथिंग्स गो रॉन्ग, there is no one specific that you can go for help. There is lack of support क्योंकि ये एक open source टेक्नोलॉजी है। एंड इसीलिए बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर कुछ स्पेशलिस्ट ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन कर सकें। एंड ये जो ड्राइवर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर से मिल पाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल बनाने के लिए हमें इसको ख़रीदना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे एंड द कॉस्ट विल एड अप टू दैट। देन देयर आर सम हिडन कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे आर फ्री टू एक्वायर, बट इसके साथ कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि जो पीपल हैं दे कैनॉट दे कैन फेल टू कंसिडर दिस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज देयर आर सम हिडन कॉस्ट अबाउट इट ना। क्योंकि अब ये जो सोर्स कोड है ये फ्री फॉर ऑल है, एनी वन कैन एडिट इट, तो इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे आ सकता है. देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट पीपल आर एबल टू मिसयूज दिस कोड ऑल्सो. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ONDC, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सबके लिए रिड्यूस होगी, because here you have the opportunity of dynamic pricing, inventory management and optimization of delivery cost. तो including retailers जो cost of doing business है वो सबके लिए यहाँ पे decrease होगा. And now consumers can potentially discover any seller, any product, any service by using the ONDC compatible application. तो इससे जो choices हैं, जो freedom of choice है consumers के लिए वो भी increase होती है. इसमें जितनी भी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिल, इन सब के लिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन. थ्रू ONDC, merchants will be able to save data to build credit history and which will reach to the customers. Another benefits are there will be more access to the buyers, प्रोडक्ट्स और कॉस्ट की बेटर डिस्कवरेबिलिटी हो पाएगी. दे विल बी ऑटोनॉमी ऑन टर्म्स बिकॉज दे विल बी मल्टीपल चॉइसेस विच आर प्रेजेंट. दिस विल लोअर डाउन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड आउट ऑफ ऑल दीज द वैल्यू चेन सर्विसेज लाइक लॉजिस्टिक्स, इनकी भी फुलफिलमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशूज़. RBI's एनुअल रिपोर्ट 2021. तो रिसेंटली RBI की जो एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो इंडिया में हैं और इनसे रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं उन्हें हाईलाइट किया गया था. एंड इस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया दैट वी नीड सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सो इस रिपोर्ट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जो कंसर्न्स नोट किए गए थे, that is their high risk that has contributed over time in terms of their size, complexibility and interconnectedness. जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया में उसके अंदर जो NBFCs हैं वहाँ पे जो हाई रिस्क जो एपेटाइट का जो है NBFCs का, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम. एक तो ये है कि जो बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आए हैं इन्होंने अपने बैलेंस शीट्स को एक्सपैंड कर लिया है एंड मोर प्रोमिनेंटली इन द रिटेल सेगमेंट. तो जिसकी वजह से RBI को भी अब कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आने पड़े ताकि दे शुड कम ऑन पार विद द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन. सेंट्रल बैंक बहुत माइन्यूटली जो टॉप 50 NBFCs हैं इनके ऊपर एक ओवरसाइट रखता है, स्पेशली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ IL&FS ग्रुप. DHFL, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ये कुछ बड़ी एग्जाम्पल्स रही हैं जिसकी वजह से जो ओवरसाइटिंग है वो इन्हांस हो चुकी है. अकॉर्डिंग टू RBI, जो टोटल एक्सपोजर बैंक्स का हुआ है टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इट इज़ इन द ट्यून ऑफ 10.54 लाख करोड़. तो इसीलिए ओवरसाइट भी इंक्रीज हुई है. NBFCs का जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है वो भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है. एंड देन देयर इज़ कंसर्न ऑफ द हाई रिस्क एपेटाइट ऑफ द NBFCs. ना यहाँ पे सबसे पहले तो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो ये वो कंपनीज हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं एंड दे ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज बट दे डोंट हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस. प्राइमरली दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स विच द रेगुलर बैंक्स डू. तो जो रेगुलर बैंक्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं बट NBFCs नहीं करते. एंड generally they don't go under the same oversight of the central bank as that of banks, the other banks, commercial banks. लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो oversight है वो भी increase होनी शुरू हो चुकी है. non banking financial companies loan देती हैं, they can make investment and therefore their activities are just like the banks. लेकिन फिर भी कुछ differences हैं, जैसे कि non banking financial companies demand deposits accept नहीं करते.
they do not form they're not the part of payment settlement system. वो चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकते खुद ब खुद, जो कि बैंक्स कर सकता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है हमारे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की, ये अवेलेबल नहीं है NBFCs के डिपॉजिटर्स को. और ये सब कुछ जो बैंक के केस के अंदर अवेलेबल होता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. So here Kolkata has become the first major metropolitan city in India to make a detailed People's Biodiversity Register. तो basically ये क्या है? What is this People's Biodiversity Register? So it contains a comprehensive information on all the locally available bioresources, जिसके अंदर लैंडस्केप कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है एक पर्टिकुलर विलेज की, एक एरिया की, वो सब उस रजिस्टर के अंदर मेंशन्ड होगा. अच्छा, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ये कॉन्सेप्ट इसमें डिफाइन किया गया था कि एक एरिया की एक पूरी कितने बायो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसा लैंडस्केप है, कैसी डेमोग्राफी है, उसको लेकर एक रजिस्टर बनाना, इस इंफॉर्मेशन को नोट करना. यू कॉल इट एज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल की कैपिटल को एज फ्लैग किया था एज द लीस्ट ग्रीनर अमंग ऑल दी मेट्रो सिटीज़. जिसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देखें 2002, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन in the rural and the urban areas to constitute a biodiversity management committee. And the जो biodiversity management committee होगी, they will ensure the conservation, the sustainable utilization, as well as the equitable sharing of benefits from the biodiversity. And यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ आती है that जो biodiversity management committee है, they must prepare this people's biodiversity register in consultation with the local people. तो ये चीज़ याद रखिएगा कि दिस इज़ द फर्स्ट, कोलकाता हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसने ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया है. डिराइव कहाँ से होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. मूविंग अहेड, वी हैव नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़. तो रिसेंटली जो नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़, दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन पुणे बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. तो इसे आइजर पुणे ने सेटअप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है. अराउंड 45 करोड़ टोटल कॉस्ट रहा है. देन एज द नेम सजेस्ट, अगर आप इसका नाम ही देखें, नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीजेस. सो हियर दिस विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग वेरियस डिजीजेस एंड इट विल प्रोवाइड न्यू नॉलेज दैट कैन इन्फॉर्म अस अबाउट हेल्थ एंड मेडिसिन. इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड होती है, माइक्रो इंजेक्शन इंक्लूड होता है, बेसिकली टू जनरेट दैट नॉक आउट और नॉक इन माउस मॉडल्स. सो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड लार्ज फैसिलिटी इन इंडिया, जो कि जिनको एनिमल मॉडल्स की टाइमली सप्लाई मिलेगी, जहाँ पे रिसर्चर्स डिफरेंट डिजीज़ को स्टडी कर पाएंगे, फ्रॉम कैंसर टिल डायबिटीज़. यहाँ पे रैट, माइस, रैबिट्स, इन सबको हाउस किया जाएगा एंड डूइंग अवे विद द नीड टू इम्पोर्ट दैम. तो अब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसी एरिया में, इसी फैसिलिटी में रैट, माउस एंड रैबिट्स, इनको हाउस भी किया जाएगा. यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब्स और जो माइक्रो इंजेक्शन सेटअप्स हैं वो भी जनरेट किए जाएंगे. एंड यहाँ पे हर एक तरह की, चाहे वो आर्टिफिशियल जीन्स हों, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग जीन्स को लेकर रिप्लेस करना, जो भी स्टडीज़ हैं, ऑल ऑफ देम विल बी कंडक्टेड ओवर हियर. दिस इज़ डन बाय यूजिंग CRISPR Cas9 सिस्टम. तो इसकी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ हैं, जिनको भी अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग स्पर्म एंड एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एवरीथिंग विल बी डन ओवर हियर. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. हमने इस वीडियो में डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स डिस्कस किए, फ्रॉम यूनिफॉर्म सिविल कोड to your biodiversity conservation, from your RBI's report to open network for digital commerce, and then this national facility. So I hope you like the video. I will see you all in my next one. Thank you so much.